टुडे माय टॉपिक है सर्वाइकल को लेके। तो सर्वाइकल क्या है, हम सबसे पहले इसको समझें। सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल हमारी ये डॉक्टरी लैंग्वेज में जो हमारी ये गर्दन है ना, इस पोर्शन को हम सर्वाइकल बोलते हैं। इसके अंदर जो ये हड्डियां हैं, ये हड्डियों का जो ढांचा है ना, उसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं। ये पीछे हड्डियां है ना, देखो जो हमारा ये ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है, ब्रेन पीछे से एक टैल के रूप में निकला हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा के लिए एक रीढ़ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई। उस हड्डी को जगह 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 छोटे छोटे हड्डियों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि हम मूव हो सके, हमारी गर्दन आगे पीछे हो सके, हमारी बॉडी हिल डुल सके, इसलिए उसको छोटे छोटे वर्टिब्रा में बनाया है ना। उस हड्डियों को, आप लोगों को समझ में आया? गर्दन वाले रीजन को हम सर्वाइकल कहते हैं। और जो हड्डियां हैं, ये लगभग 7 हड्डियां रहती हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रा बोलते हैं। छोटी छोटी हड्डियां हैं, इन्हें हम वर्टिब्रा बोलते हैं। और इनमें से निकलने वाली नर्व, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है जो हमारी बॉडी के पूरे सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाती है। जब भी हमारा ब्रेन अच्छे से हमारे सारे फंक्शन को ठीक से करवा पाता है। तो इनमें से बीच बीच में से, दो वर्टिब्रा के बीच में से नर्व निकलती है, और नर्व निकलती है। और दूसरी बात ये कि जो वर्टिब्रा रहती है, वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क, डिस्क हम किसे कह सकते हैं, एक पतली सी गादी जैसी संरचना रहती है, उससे वो मूव कर सके, आगे पीछे हम मूव कर सके, तो वो उस डिस्क के ऊपर हड्डियां आपस में मूव करती हैं, है ना, जॉइंट बन जाता है वो। तो ये डिस्क वाली प्रॉब्लम आती है ना, बहुत सारे लोगों को डिस्क वाली प्रॉब्लम सुनी होगी आपके परिवार में, आजकल बहुत लोगों को आ रही है। तो ये चीज को आज हमें समझना है कि कैसे होता है, ये चीजें आगे कैसे होती हैं। तो हमारी 7 वर्टिब्रा है, 7 वर्टिब्रा से 8 नर्व निकल रही है, जो हमारे ऊपर वाले पोर्शन को सप्लाई करती है। ऊपर वाले पोर्शन को मतलब ये हमारा जो ये गर्दन वाला हिस्सा है यहाँ से, और हमारे कंधे मसल्स के बाद में ये हमारी डेंटॉइड मसल है ना, जो अगर यहाँ सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई है ना, भी दर्द हो सकता है, और यहाँ से दर्द होते होते हमारे हाथ तक दर्द चला जाता है। सुना होगा ना, जिन लोगों के परिवार में है ना, तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे कि ये इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास आते हैं कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम जबकि यहाँ है, गर्दन से शुरू हो रही है प्रॉब्लम। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नॉर्मल गर्दन का दर्द है ना, तो वो 2-4-6 दिन में ठीक हो जाता है, पर यदि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो ये और दर्द और इससे हायर रूप लेके सामने आता है। हायर रूप लेके कैसे? ये सिम्टम्स आते हैं, नेक में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ रहता है, इस हिस्से में बना हुआ रहता है, धीरे धीरे करके ये हिस्सा कवर होता है। हमारे ये स्कैपुला वाला रीजन है, ये वाली ये जो मसल्स है, ये खिंचाने लगती ना। देखो हम इसको और ऐसे समझ सकते हैं कि देखो सबसे डीप में क्या है, हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर मसल्स का कवर बना हुआ है, मसल्स का कवर बना हुआ है, और हमारी बॉडी उस तरीके से डिजाइन करी हुई। यदि आप सोचिए कि मसल्स के कवर के ऊपर बहुत ज्यादा मोटा कवर चढ़ा है, या हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, अब इसके ऊपर इस साइड में कोई चीज इस तरीके से हम मान लें कि ये ऐसे झुकी हुई है, जैसे ये मसल्स का कवर है। ये मसल्स का कवर यदि हैवी हो जाए, एक तरफ से हैवी होते चले, या हैवी का मतलब ये कि हम एक तरफ ही उसको ऐसे झुका झुका के काम करे जा रहे हैं, झुका झुका के काम करे जा रहे हैं ना, तो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस, इधर से जो भी मसल्स है ना, वो भी इधर खींचने शुरू हो जाएगी, इधर खींचना शुरू हो जाएगी। तो ये जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है ना, अब ये कोई ठोस तो है नहीं, कोई लोहे का तो बना है नहीं कि उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये हमारे बॉडी की संरचना है, बॉडी की संरचना है जो अपने आप अपने हिसाब से मूव होती है। तो ज्यादा यदि हम इस पे प्रेशर ऐसे डालते चले जाएंगे ना एक तरफ, तो ये दिक्कतें आना शुरू होती है। क्या होता है? एक तो ये हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच बीच में छोटे छोटे जॉइंट है, वो खिंचाते हैं, उनके डिस्क की प्रॉब्लम, डिस्क टूटना घिसना शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे जो इनमें से बीच बीच में से नर्व निकलती है ना, उन नर्व पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। उन नर्व पे प्रेशर आना शुरू होता है ना,
तो ये दर्द धीरे 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 करके हमारे ऊपर वाले ये जो इतने पोर्शन को हमारी जो सप्लाई कर रही है नर्व, उनमें दिक्कत आने लगती है। उनकी दिक्कत की वजह से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है, हेडेक होने लगता है। हेडेक क्योंकि ये यहाँ जो फर्स्ट वाली जो वर्टिब्रा रहती है ना, उससे जो नर्व निकलती है वो इस पोर्शन को सप्लाई कर रही होती है। सर्वाइकोजेनिक पेन बोलते हैं उसको। उसमें चक्कर आने लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, और तो और हमारे बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आने लगती। बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम, मैंने बताया था ना कि हमारे कान के अंदर सेमी सर्कुलर केनाल होती है, एंडोलिम्फ होता है, ये दोनों साइडों में बैलेंस बनाने का काम करता है। जब हमारे गर्दन में एक तरफ झुकता है ना, तो हमारी आंखें कंफ्यूज हो जाती हैं, उसको समझ नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसीलिए उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत होने लगती, चक्कर आने लगते हैं। धीरे धीरे हेडेक और चक्कर इतना बढ़ते चला जाता है कि डॉक्टर बोलता है कि अब तो ऑपरेशन करा ले, नहीं तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। मसल्स पैन आसपास में स्ट्रेचिंग, चलने में फिरने में, मतलब कोई भी काम करने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और मतलब कि इतनी ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं कि गर्दन यदि ऐसे घुमाई ना तो आवाज आती है, गर्दन में से आवाज आती है, ऐसा दर्द फील होता है। ऐसे गर्दन को करते चला जाता है इंसान और दर्द को फील करते चला जाता है, कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, मेरी लाइफ कैसी हो गई। बट हमको अंदर से समझना है इसको। अंदर से कैसे समझना? अभी मैंने बताया कि हमारी हड्डियां हैं। हड्डियां काय की बनी होती हैं? हड्डियां ज्यादातर कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी चाहिए उनको, उसके अंदर फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। उसको मैनेज करके चलती है, सीएसएफ बोलते हैं उसको, वो मैनेज करके चलती है। तो वो फ्लूइड की कमी आ जाती है। हड्डियों में इतनी सारी चीजें हैं, कैल्शियम की कमी, कितनी ज्यादा दिक्कत की वजह से हमारी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे चैलेंजेस आते हैं। और मसल्स को क्या चाहिए? उसके ऊपर जो कवर है उसको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो मसल्स ठीक से अपना फंक्शन करेगी। तो हमें यहाँ कॉज को समझना है, कॉज को समझना है कि ये चीजें हमको ना सामना करना पड़े, दिक्कतें नहीं आए इसको। तो इसके कारण क्या क्या है, पहले हम उन पे ध्यान दें। क्या क्या कारण है देखें आप, कि एक तो क्या हुआ कि लॉन्ग टाइम, अभी मैंने पहले भी बताया कि लॉन्ग टाइम एक जैसे सिटिंग की वजह से, कंप्यूटर, लैपटॉप, या हो सकता है कि लिखने का ही वर्क है। आजकल बच्चों को भी ये समस्याएं आ रही। पहले तो क्या है कि ये समस्या देखने को नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा जाता था बॉडी को, पोषक तत्व अच्छे मिल रहे होते थे। पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? भोजन से आते हैं। तो भोजन अच्छा था, भोजन अब खराब हो चुका है। खराब कैसे? क्योंकि पेस्टिसाइड, दवाइयों का यूज नहीं करे तो किसान की फसल से फसल उगेगी नहीं। तो किसान से ही शुरू होती है दवाइयाँ। मेरे पास लेडीज आके बोलती हैं कि हम प्रेगनेंसी है तो दवाई क्यों खाएं, हमारी जो दादी नानी थी उन्होंने तो कोई दवाई नहीं खाई तो भी बच्चे अच्छे हुए। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि पहले खेत में जो डाला जाता था बीज, वही उगता था और वही हम लोग खाते थे और हेल्दी रहते थे। बट अभी हमारी लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो गई, एक तो लाइफ स्टाइल खराब हो गई, दूसरा हमारा भोजन खराब हो गया। तो भोजन खराब होने की वजह से वो दवाई वहां डलती है ना, वही दवाई हमें हमारे पेट में डालना पड़ेगी, जब ही हमारा बच्चा अच्छे से हेल्दी हो पाएगा। तो ये चीजें सामने आती। हैवी वर्कलोड, बैग उठा के चलते हैं ना बच्चे, बहुत ज्यादा भरते चले, पीरियड लगने वाला है उनको याद नहीं रहती कि आज जो है कौन सा पीरियड लगेगा। क्योंकि स्कूल वाले तो डिसाइड करते हैं ना, मंगलवार और बुधवार जो है आपको कंप्यूटर की बुक लेके आना है, अन्यथा नहीं लाना। पर बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे सब चीज भर के ले जाते हैं। तो आजकल उनके ये यहाँ से कंधों में दर्द होने लगता, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगती। या जो लोग लॉन्ग टाइम ड्राइव करते हैं, कार ड्राइविंग करते रहते हैं, उन लोगों को दिक्कतें आने लगती हैं। या हाउस वाइफ, देखो फीमेल्स को सारी दिक्कतें ज्यादा होती, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। हार्मोनल चेंजेस मतलब कि उनको खून की कमी आती ही रहती है, हार्मोन्स प्रॉब्लम होने लगती है, उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, तो ये दिक्कतें ज्यादा ही आती हैं। और काम तो करना ही है, घर का काम तो सभी लेडीज करती ही रहती हैं। तो ओवरलोड, ओवरवेट,
गलत तरीके से स्लीपिंग, ये सारे चीजें जो है कारण है सर्वाइकल का। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोसिस का मतलब यही कि नर्व पे जब प्रेशर आने लगे ना, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन बन जाती है। और हम इसको जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में देखो, ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई। कॉमन प्रॉब्लम कैसे कि जॉइंट में होने वाली प्रॉब्लम है। जॉइंट में जो ये हमारी हड्डियां है ना, ये आपस में टकराने लगती हैं। बीच का जो पोर्शन है ना, वो अपने आप ही घिसने लगता है। ये जो हमारी गादी है, मैंने बताया था ना, 2 डिस्क है, वो डिस्क अपने आप ही डीजनरेट होने लगती है, अपने आप ही खराब होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहती है वहां। प्रॉपरली हमारी बॉडी को जो कैल्शियम, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स चाहिए रहते हैं, वो बराबर बॉडी को नहीं मिलते। पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम 60 साल के बाद हुआ करती थी, बट आजकल 30 साल के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। घुटनों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सामने आती है और सर्वाइकल तक ये प्रॉब्लम पहुंच जाती है। सर्वाइकल की अर्थराइटिस भी होने लगती है। और एक और चैलेंजेस आता है सर, नेक्स्ट वाला, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये है कि जो हमारी हड्डियां है ना, वो अपने आप ही छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। पोरोसिस का मतलब कि छोटे छोटे रोम छिद्र हो जाते, इतनी कमजोर हड्डियां हो जाती हैं कि यदि धक्का लगा तो कहीं भी टूट जाती, कहीं भी फ्रैक्चर हो सकती है। हड्डियां कहीं भी से भी टूट के कुछ भी कर सकती हैं। हो सकता है कि इनकी सर्वाइकल की हड्डी टूट गई, सर्वाइकल की हड्डी टूट गई तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होना तय है। एक दूसरे साइड में एक स्लाइड शो हो रही है कि नॉर्मल डिस्क कैसी होती है। नॉर्मल डिस्क की पोजीशन देखिए, एकदम गोल चिकनी, और ऐसे ऐसे मूव करवाने में हड्डी को एकदम परफेक्ट है। उससे जो नर्व निकल रही है आराम से इजीली फंक्शन कर रही है ना। तो नॉर्मल डिस्क, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजेनरेटिव डिस्क, थोड़ी थोड़ी घिसने लग गई। थोड़े थोड़े जो हड्डियां हैं वो अपने आप ही उनमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस टाइप के आने लग गए। और इसके बाद में बल्जिंग डिस्क, ये जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है ना, वो लोग तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बल्जिंग का मतलब ये है कि डिस्क कहीं से भी, उसके अंदर जो फ्लूइड है, उसके अंदर जो चिकनाई वाला पदार्थ है, वो कहीं से भी प्रेशर पड़ने की वजह से दोनों डिस्क के बीच में से वो एक साइड में थोड़ा सा लटकने लगी, उसको बोलते हैं बल्जिंग डिस्क। हर्निएट डिस्क, हर्निएट डिस्क का मतलब और ज्यादा लटक के हर्निया जैसी कंडीशन बना ली। हर्निया का मतलब ही ये होता है कि कहीं से भी वो अपने आप ही लटक जाए। एब्डोमिनल हर्निया बहुत सारे लोगों को हुआ होगा या परिवार में देखा होगा, वो भी इसी पोजीशन यही रहती है। उसमें भी कहीं से भी पेट का कवर हट जाता है और वो बाहर की तरफ लटक जाता है। ऐसा ही कुछ डिस्क वाली सिचुएशन में भी होता है कि डिस्क अपने आप ही हर्निया का रूप ले लेती है ना। और कभी कभी ये डिस्क अपने आप ही पतली, थिन होती चली जाती, थिन। और अभी एक मैंने अभी बताया था जो है कि डीजनरेट होने लगती है, यही ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी ये संभावनाएं डिस्क के अंदर आ जाती है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। तो ये चैलेंजेस हमें होते हैं। यही सारे सिम्टम्स कैसे आते हैं? गर्दन में दर्द, हेडेक हो रहा है, लंबनेस, सुन्नपन आने लगती, हाथ सुन्न हो रहा है, या यहाँ से कंधे में सुन्नपन आ रहा है, और शार्प पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है। और बहुत सारे लोगों को शोल्डर पेन होने लगता है। शोल्डर में दर्द होते होते डेंटोइड, यहाँ मसल्स में दर्द होने लगता है पूरा। कभी कभी लंबनेस आ जाती है, या ऐसा लगता है कि कुछ भी सामान उठाया तो तुरंत गिर जाता है, उसको पता ही नहीं रहता, क्योंकि सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि मेरा हाथ से सामान कब छूट गया। बहुत सारे लोगों को होता है ना ऐसा, पर सबको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये नर्व प्रॉब्लम भी ज्यादातर उन लोगों को आती है जिन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। B12 की डेफिशिएंसी, आप कह सकते हैं कि खून की कमी जिन लोगों को होती है ना, उन लोगों को भी हाथ से सामान पकड़ा और तुरंत गिर जाता है ना। और क्या कह सकते हैं हम कि किस किस को ये रिस्क है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का? हाँ, ये सर ये सिम्टम्स बताए हैं यहाँ पर, ये वाली स्लाइड में सिम्टम्स हैं कि हाँ क्या क्या चीजें होती हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि स्टिफनेस आएगी, दर्द होगा, और यही सारे जो अभी मैंने बताया ना कि गर्दन में लंबनेस आएगी, वीकनेस आएगी, और
सोरेनेस जैसा लगा रहेगा, पूरा दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रिस्क किस किस को है, ये होने की संभावना किस किस को है। ये स्लाइड को मैं बाद में बताऊंगी आपको। संभावना किस किस को, एक तो फीमेल्स को। फीमेल्स को अभी जैसा मैंने बताया कि उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हमेशा ही रहती है, उनके हार्मोन्स की वजह से। उनका पीरियड हर महीने आता है, हर महीने ब्लीडिंग होने की वजह से खून की कमी आ जाती है, तो नर्व कमजोर रहते हैं उनके। कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है क्योंकि फीटस का डेवलपमेंट होता है, तो ज्यादातर कैल्शियम वहां चला जाता है। इसके बाद जब पीरियड जाने वाला रहता है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत सारी बीमारियां उसको होने की रिस्क रहती है। ये रिस्क है, रिस्क है, हम कवर कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं ना। या एक एज के बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर 50-60 साल की एज के बाद में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी मैंने बताया कि हड्डियां अपने आप ही घिसने लगती हैं, अपने आप ही कमजोर होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से उनमें छोटी छोटी कमजोरी आ जाती है, हड्डियां और ज्यादा वीक होने लगती है। या जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा वीक रहती है। स्मोकिंग करने वाले को देखना, ये करता है ना, तो उसकी यहाँ तक की गर्दन पे प्रेशर आता है, यहाँ तक की मसल्स स्ट्रेच होती है। या जिन लोगों का ओवरवेट है, देखो ओवरवेट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी है पूरी सब दूर कवर है, रीढ़ की हड्डी से नर्व के सब दूर कवर है, बट इसकी हड्डियों के ऊपर जो कवर है वो मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, ये कवर मोटा हो जाए तो उस तरफ झुका लेता है, इस हड्डी को उस तरफ झुक जाती है हड्डी। ओवरवेट जो भी रहते हैं ना, उन लोगों का देखना पेट ऐसा रहता है, तो अब हमारी रीढ़ की हड्डी भी ना ऐसे ऐसे झुकते चले जाती है, हम ऐसे स्ट्रेट होते चले जाते हैं। तो ओवरवेट इसका कारण हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का, क्योंकि हमको नहीं पता है ये चीजें ना, हमको नहीं पता है कि हमारे साथ हो रही है। ये तो हो जाती है जब डॉक्टर बताता है आपको, डॉक्टर बताता है ना, क्या बताता है, कैसे पता करता है, डॉक्टर को भी नहीं पता। डॉक्टर क्या करता है कि उसका डायग्नोसिस बनाता है, कि पहले तो देखता है क्या 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 चीजें हो रही हैं, उसके बाद में एक्सरे लिख देता है। एक्सरे में नर्व इंजरी नहीं पता चलती, एक्सरे में हमें पता चलता है सिर्फ हड्डी क्रैक तो नहीं होगी, है ना, हड्डी टूटी तो नहीं है। इसके अलावा सीटी स्कैन करके देखना पड़ता है, एमआरआई करके देखना पड़ती है, जब हमें पता चलता है कि नर्व यहाँ से डैमेज हुई है, कौन सी नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अभी मैंने बताया कि 7 तक, C1, C2, C7 ऐसी जो नर्व है उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम आती है यहाँ सेकंड वाली नर्व में, C2, C3 में, या किसी किसी को C5, C4 में। और थोड़ा सा देखो कारण ये भी है क्योंकि ये गर्दन एकदम फ्री है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स ना गर्दन में होती है या हमारी बैक में प्रॉब्लम होती है। चेस्ट में क्या है कि रिब्स, हड्डियां जो है ना आगे से पीछे तक लगी होती। तो कभी कभी हमने ये नहीं सुना कि थोरेसिक स्पॉन्डिलोसिस हुआ, हमने ज्यादातर ये सुना है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ, और लंबर में क्या बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, हाँ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, या साइटिका भी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जानते हैं। कारण क्या, यहाँ सपोर्ट ज्यादा नहीं रहता ना, सपोर्ट ज्यादा नहीं है, जो हड्डियां हैं इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट सिर्फ ये मसल्स का ही मिला। तो हमें टेक केयरिंग करना है अपनी, कि हमें ये सारी चीजें नहीं हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये देखो स्लाइड ये स्लाइड जो शो हो रही है इसमें देखिए कि ये एकदम सीधे स्ट्रेट हमें बैठना। अभी भी देखिए आप बहुत सारे लोग कैसे बैठे हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करके सो ही जाते हैं, आड़े तिरछे पड़ जाते हैं। बॉडी स्ट्रेच हुई है, जैसा हम पटकेंगे वैसा ही हमारे साथ होने लगेगा। तो एकदम जो भी वर्क कर रहे हैं ना, एकदम स्ट्रेट बैठने का प्रयास करें। एक साथ पूरा वर्क करने का प्रयास नहीं करें, 1-2 घंटे में चल फिर करें, थोड़ा बॉडी का मूवमेंट करें, उसके बाद वर्क करें। एक साथ कंप्यूटर पे बैठ के लंबे समय वर्क नहीं करना है। इस पोजीशन को आप देखिए, इस पोजीशन में यदि हम रहेंगे तो हमारी स्पाइन एकदम सीधी रहेगी, हमारे जॉइंट भी हेल्दी रहेंगे, हमारी मसल्स भी अच्छी रहेंगी। और इसके अलावा हमें आगे वाटर का इंटेक अच्छा रखना चाहिए। सर नेक्स्ट, वाटर का इंटेक भी अच्छा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, देखो ये जो बल्जिंग वाली प्रॉब्लम आती है ना, बल्जिंग वाली मैंने बताया था कि डिस्क अपने आप को कमजोर होने लगती है, पानी की कमी आ जाती है, तो बल्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, हर्निया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें उससे यदि बचना है तो हमें वाटर इंटेक बराबर रखना चाहिए, पूरे जॉइंट को
जॉइंट को बीच में क्या रहता है, फ्लूइड रहता है, वो सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड हम बोलते हैं, वो फ्लूइड चिकना रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इसके लिए बोला जाता है कि आप ओमेगा 3 डाइट लीजिए, अपने आप को मतलब जो रिच फूड है वो खाइए, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज इसको हम सर्वाइकल वाली जो प्रॉब्लम है 95% ठीक हो जाती है यदि सही एक्सरसाइज बताई जाए, उसको सही तरीके से उसको यदि लिया जाए ना, तो 95% ठीक हो सकती है। कुछ ये एक्सरसाइज की फोटोज हैं, देखिए आप, इनसे हम यदि हम तो यहाँ रेगुलर कर ही रहे हैं, बट हमारी फैमिली को भी इसकी जरूरत है, उन लोगों को भी तो रिस्क है ये सारी चीजें होने की। तो ये सारी चीजें यदि हम करते हैं, और देखो अभी मैंने बताया कि न्यूट्रिशन हड्डियों का न्यूट्रिशन अलग है, हड्डियों का न्यूट्रिशन देंगे, मसल्स का न्यूट्रिशन यदि हम देंगे तो हमें नहीं होगी ये प्रॉब्लम। दूसरा क्या है कि देखो एक्सरसाइज का इतना महत्व है कि एक्सरसाइज से क्या होता है कि मसल्स मजबूत हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेच नहीं होते हैं। शुरुआत में जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो कितना दर्द होता है बॉडी में, क्योंकि मसल्स टूटते हैं, फिर मजबूत मसल्स बनते हैं। मजबूत मसल्स बनेंगे तो हमें कभी भी सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीजों का हमें बराबर ध्यान रखना है, तनाव मुक्त रहना है ना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, उसके लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, और तकिए का विशेष ध्यान रखना। देखो मैंने पहले भी बताया था कि तकिया सिर्फ कितना लेना है। सर मैं शो हो रही हूँ ना, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं पंकज सर। ये हाइड्रेशन के लिए अभी जैसा मैंने बताया था कि वाटर का इंटेक बराबर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि बल्जिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारा इम्यूनिटी पावर वीक हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट, हमारे तकिए का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये योगा मेडिटेशन हमें करना चाहिए ताकि हमें हमारे माइंड को रिलैक्स रख सके और अच्छा फीलिंग ले सके। अच्छा न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए। जी सर नेक्स्ट, ये देखो तकिए वाली स्लाइड। तकिया ना ज्यादा मोटा और ज्यादा खूब हार्ड नहीं होना चाहिए। नॉर्मली तकिया हमारे ये कंधे से लेके यहाँ तक की जो स्थिति है ना, इतना ही मोटा तकिया होना चाहिए। हमें सीधा रखना है। तकिया लगाना जरूर है, तकिया नहीं लगाएंगे तो हमारे गलत पोस्चर, वही अभी मसल्स खिंचाने लगेंगी, दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। तकिए का साइज सही रखना है, साइज और पोजीशन में सही सोना। कुछ लोग है ना, कुछ तो भी सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के बोलते हैं कमर दर्द, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, कितनी बेचैनी हो जाती। तो तकिए का विशेष रूप से सभी लोगों को, गर्दन में भी दर्द नहीं होगा जो अगर हमने ये चीज का ध्यान रखा कि तकिया हमें सही और सही पोजीशन में सोना है। तो इन सब चीजों का यदि हम बराबर ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही आसान हो जाती हैं। अभी न्यूट्रिशन की, सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। न्यूट्रिशन का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अलग अलग न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को जरूरत रहती है, परमानेंट हमें सारी चीजें खाना भी चाहिए। दूसरा, हमें बराबर जो हमारी बॉडी की जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में चाहिए रहती है। तो हम एलोपैथी का कैल्शियम नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना, क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आगे चल के वो हमारे किडनी में प्रॉब्लम कर सकता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कर सकता है, बहुत सारी चीजों में दिक्कतें दे सकता है। तो बॉडी में कैल्शियम एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है। कुछ रिक्वायरमेंट हम इनसे पूरी कर सकते हैं, बट ज्यादातर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती क्योंकि इनमें भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आजकल हो चुकी है। तो प्रॉपरली हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, इसके लिए 24 हमें मिल जाते हैं, वो रेगुलर बेस पे। अभी गर्मियों में हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि स्वेटिंग होता रहता है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी से अपने आप ही जाती रहती हैं। तो एक सच्चे डेली ले। दूसरा, मल्टीविटामिन का भी मैंने बताया। मल्टीविटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। एक दिन में 3 बार टैबलेट लेने की, 2 बार तो एटलीस्ट ले ही ले इंसान। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये सारी हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए जरूरी रहते हैं। इसके अलावा लाइफ लाइन ओमेगा 3, देखो ज्यादातर हम लोग बोलते हैं काजू बादाम किशमिश अलसी, इस टाइप की चीजों का हम रेगुलर बेस पे अपनी किचन में यूज करें। इसके अलावा ये लाइफ लाइन टैबलेट है ओमेगा 3, ये हमारी चिकनाई बनाने में, मतलब जॉइंट को मूव करवाने में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। जॉइंट के लिए तो है ही सही, साथ में हार्ट के लिए भी है। बहुत सारे इसके मल्टी यूजेस हैं जो हम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
थैंक यू सर, थैंक यू।